हेलो दोस्तों, सुपर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों ने कल इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा था कि कल से क्लास चलेगी, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इतिहास। अब पहले तो आप समझें इतिहास होता क्या है। पहले हम इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसका विभाजन पढ़ेंगे, फिर मानव के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता को क्रमबद्ध तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इतिहास। इतिहास, पहले तो हम इतिहास को समझें कि इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द, जिसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है, ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है, चलिए नोट्स बनाते चलेंगे। इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। ये तो हो गया इतिहास शब्द के बारे में कि इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। आइए इतिहास को हम शब्दतः समझने का प्रयास करते हैं। शब्दतः समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास इति धन धन आस से मिलके बना हुआ है। अब इसमें इति का मतलब होता है ऐसा। का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब था, यानी ऐसा निश्चित रूप से था, यानी ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था।
जैसा कि आप जानते हैं इतिहास का मतलब होता ही है ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं। हमने पहले भी बताया था कि सभी घटनाएं इतिहास नहीं होंगी, ऐसा इतिहास जो व्यक्ति और समाज यानी व्यवस्था में परिवर्तन कर देता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। और जो लिपिबद्ध किया जाता है, जिसे लिपिबद्ध किया जाता है, वही इतिहास होता है। तो अगर शब्दतः समझने का प्रयास करें तो इति धन ह प्लस आ से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से था। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास और अच्छे ढंग से करते हैं। पहले ये जो घटना घटित हुआ, जो घटना या व्यक्ति व्यवस्था में परिवर्तन कर देता है, वह लिपिबद्ध। लिपिबद्ध का मतलब यह है कि जिसे लिखा जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है। यानी ऐसी घटना जो व्यक्ति और व्यवस्था में परिवर्तन कर देता है और जिसे लिपिबद्ध किया जाता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। अब देखें ये सभी कैसी घटनाएं हैं जो बीत गई हैं, जो बीत गया है। ठीक है, यानी चलिए एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं। इतिहास शब्द जिसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है, ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। वैसे शब्दतः देखा जाए तो इतिहास इति धन ह धन आ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से था। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास शब्द का चलिए नोट करें। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब अथर्ववेद क्या है? जैसा कि हम जानते हैं या जो नहीं जानते हैं तो उन्हें जानकारी के लिए बता दें कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चौथा वेद अथर्ववेद है, जो कि सबसे अंत में लिखा गया था अथर्व ऋषि के द्वारा, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें उल्लेख किया गया है जादू, टोना,
वशीकरण, दबाव के बारे में लिख। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है तो वह है अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट से लिखें। अगले पॉइंट से लिखें इतिहास का पिता, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का इनकी पुस्तक का नाम द हिस्टोरीज है। इसकी पुस्तक का ध्यान रखना है, हिस्टोरीज, द हिस्टोरीज है। अच्छा, ये जो क्लास चल रहा है ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी पुलिस के लिए है, ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है कि आपका सारा कंपटीशन, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं, सभी के लिए यह उपयोगी है। तो ध्यान देना है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस का। उनकी पुस्तक का नाम है द हिस्टोरीज। कई कई हिस्टोरी का भी मिलता है, तो द हिस्टोरीज ज़्यादा किताबों में दिया हुआ है। ठीक है, तो द हिस्टोरीज। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखें। भारत का भारतीय इतिहास का, ये सब मैं थोड़ा चर्चा किया था, लेकिन आज मैं विधिवत लिखवा रहा हूँ और आगे भी भारत के प्रथम इतिहासकार के बारे में भी बताएंगे। कौन है प्रथम भारत के प्रथम इतिहासकार? अभी तो ये लिखना है कि भारत के प्रथम इतिहासकार के बारे में, यानी प्रथम भारतीय इतिहासकार अगर कहा जाए तो कलहड़ प्रथम भारतीय इतिहासकार है, लेकिन भारतीय इतिहास के पिता कहा जाए तो मेगास्थनीज है। लिखें, भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और भारत का भ्रमण किया और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में लिखा है उसने। तो भारतीय इतिहास का पिता कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को कहा जाता है। अब इनकी पुस्तक के बारे में भी नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी इनकी पुस्तकों को ही पूछ लेता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था। तो इनकी पुस्तक का नाम इंडिका। ध्यान देना, इंडिका। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एंट्रेंस एग्जाम जैसे छोटी मोटी परीक्षाओं में, पुलिस में भी, बड़ी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट से
नोट करेंगे, भारत का प्रथम इतिहासकार, भारत का प्रथम इतिहासकार, जैसा कि हमने बताया कि भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है, तो कलहड़ है। तो लिखेंगे भारत का प्रथम इतिहासकार, नोटेड काम कर, प्रथम इतिहासकार कलहड़। कलहड़ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम इनकी पुस्तक का नाम राज तरंगिणी, राज तरंगिणी है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, राज तरंगिणी। उसे राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। और इस राज तरंगिणी पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अभी मैं स्रोत पढ़ाऊँगा तो वहाँ डिटेल सारी चीज़ें लिखवाऊँगा। तो ध्यान रखें, राज तरंगिणी सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है, तो कलहड़ की पुस्तक है, ध्यान देना है। कभी कभी ऐसे साधारण पुस्तकों के नाम में पूछ लेता है तो लोग ध्यान नहीं देते और गलत हो जाता है। तो राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है, कलहड़ की पुस्तक है। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। जब इन्होंने इतिहास लिखा, हालांकि इन्होंने किसी भी राजा के दरबार में नहीं रहा, लेकिन जिस समय उन्होंने इस पुस्तक की रचना की उस समय वहाँ के राजा राज सिंह थे, जो कि लोहार वंश के शासक थे। ठीक है, इनके पिता का नाम चंपक था, जो कि ब्राह्मण थे। ठीक है, चलिए अब हम इतिहास के विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए, इतिहास के विभाजन को पढ़ने से पहले हम पहले मानव के बारे में पढ़ लेंगे कि मानव का, आधुनिक मानव सबसे पहले कहाँ पाया गया, या मानव की कितनी प्रजातियाँ थी। वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इतिहास का विभाजन, जैसा कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। फिर प्राचीन इतिहास को भी डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पहले मानव के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इतिहास का विभाजन पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, मानव। क्योंकि कभी कभी देखिए, आज का जो कंपटीशन का दौर है, प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछे जा रहे हैं। पहले होता क्या था, सीधे सीधे परंपरागत क्वेश्चन छात्र पढ़ लेता था और काम हो जाता था। आप देखेंगे प्रश्नों के स्तर थोड़े से बढ़ गए हैं, तो हमें भी उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। चूँकि कंपटीशन हाई लेवल का है, तो हाई लेवल की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। तो मैं सारे तरह के क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, आप बस निरंतर क्लास को लेते रहिए। चलिए देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। यानी मानव की जो उत्पत्ति है, पहला अगर पॉइंट नोट करें, अगर मानव की उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। ठीक है, तो नोट कर लें, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की
उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है या किस जगह से मानी जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। ठीक है, चलिए एक सामान्य सा प्रश्न ये हो गया कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। स्थान पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब उस समय मानव की बहुत सारी प्रजातियां थी, उन प्रजातियों के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन प्रजातियां कहाँ से थी, उसकी विशेषता क्या है। तो मैं संक्षेप में उन सभी प्रजातियों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले उन प्रजातियों के बारे में लिख लें। कुल 6 प्रजातियां थी, तो उन 6 के मैं नाम लिख देता हूँ। पहले आप नोट कर लें उसके नाम, फिर उनके बारे में मैं क्रम से बताता हूँ, उनकी विशेषता के बारे में। ठीक है, तो पहला लिखेंगे रामाफिथेकस। पहला क्या है? रामाफिथेकस। ठीक है, चलिए दूसरा लिखें ऑस्ट्रेलोफिथेकस। क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलोफिथेकस। ठीक है, पहला मानव प्रजाति क्या है? रामाफिथेकस। दूसरा है ऑस्ट्रेलोफिथेकस। तीसरा होमो हैबिलिस। है हैबिलिस। तीसरा मानव प्रजाति कौन थी? होमो हैबिलिस। ठीक है, चलिए और लिखते हैं। चलिए चौथा लिखें होमो इरेक्टस। चौथा क्या है? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस, ये होमो इरेक्टस। ठीक है, चलिए पांचवा लिखें नियंडरथल। क्या है? नियंडरथल। अभी इनकी विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे, पहले क्रम से आप लिख लें नियंडरथल। छठवां लिखें क्रो मैग्नान। क्या? क्रो मैग्नान। ठीक है, चलिए अब क्रम से सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए हेडिंग डालें रामाफिथेकस। पहला क्या है? रामाफिथेकस। रामाफिथेकस। ठीक है, देखिए यह पहला मानव माना जाता है। क्या? यह पहला मानव माना जाता है, लेकिन ये हमारे पूर्वज नहीं हैं। ठीक है, तो नोट करें यह
पहला मानव था। लेकिन मानव का आदि पूर्वज नहीं है। पहला तो मानव माना जाता है, लेकिन यह मानव का आदि पूर्वज नहीं हुई। आदि पूर्वज का मतलब नहीं ये है कि इससे अन्य मानवों की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि यह जंगल में ही रह गया था। क्यों? क्योंकि यह जंगल में ही रह गया था। ठीक है, लिखें क्योंकि यह जंगल में ही रह गया था। ठीक है, यह पहला मानव तो है, लेकिन मानव का पूर्वज नहीं है, क्योंकि यह जंगल में ही रह गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है मानव के इतिहास के संदर्भ में कि ऐसे बंदर या कह ले हमारे जो पूर्वज हैं, वो जो जंगलों में ही रह गए, उनका पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हुआ, और जो स्थल भाग में आ गए थे उनका विकास हो गया था। तो ये जंगल में ही रह गए थे, इसलिए यह मानव का आदि पूर्वज नहीं है। ठीक है, पहला मानव तो माना जाता है, लेकिन मानव का आदि पूर्वज नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नोट कर लिए हैं। ध्यान रखना है, अगर पहला मानव पूछता है तो पहला मानव कौन था? रामाफिथेकस। ठीक है, लेकिन मानव का आदि पूर्वज नहीं है। ठीक ना, आदि पूर्वज माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग डालें। चलिए दूसरा हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलो या ऑस्ट्रेलोपिथेकस ठीक है, यह मानव का आदि पूर्वज था। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि सारा खेल याद करने का ही, अगर आपको याद नहीं तो पेपर में नहीं कर पाएंगे, तो याद करना महत्वपूर्ण है। ठीक ना, देखिए कैसे याद करेंगे, ये आ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यह मानव का आदि पूर्वज था। तो कैसे याद करेंगे, देखिए आ से स्टार्ट हो रहा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ आ दिया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि पूर्वज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि पूर्वज, यानी यह मानव का आदि पूर्वज था। यानी जो आधुनिक मानव दिख रहा है यह इसी प्रजाति की है। ठीक ना, इसी की संतान है। तो मानव का आदि पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कैसे आदि पूर्वज? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके खोजकर्ता के बारे में ही अध्ययन कर लेते हैं। इसके खोजकर्ता रेमंड डार्ट माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं, इसको भी नोट कर लें यहीं। खोजकर्ता, इस प्रजाति की जो खोज किया था इस व्यक्ति ने, उनका नाम है रेमंड डार्ट। डार्ट है, रेमंड डार्ट। ठीक है, और किस स्थान से खोजा था इसको भी नोट कर लें। किस स्थान से खोजा था? हमने बताया कि मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। तो
आदि पूर्वज ऑस्ट्रोपिथेकस है तो जाहिर सी बात है अफ्रीका का ही क्षेत्र होगा। तो उसमें लिख लें यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान टोंग नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। या मिला था। ठीक है, स्थान को ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान से। कौन सा? टोंग। ठीक है, ट्रांसवाल का नाम तो सुना ही होगा, इसका संबंध आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी से है, ट्रांसवाल। ठीक है, तो उसी क्षेत्र का एक छोटा सा एरिया है टोंग, उसी स्थान से आधुनिक मानव खोज हुई थी, उसके साक्ष्य मिले थे। खोज करता है रेमंड टाट। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये मानव विकसित इसलिए हुआ क्योंकि ये जंगलों से मैदानी भागों में आ गए थे। ठीक है, इसको भी आप लिख लें। ये जंगल के मैदानी भागों में, समतल एरिया में, ऐसे कहें, ये मैदानी भागों में आए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो मानव का आदि पूर्वज है ऑस्ट्रोपिथेकस है, पहला मानव रामापिथेकस है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए तीसरा लिखें, होमो हैबिलिस। तीसरा जो मानव की प्रजाति थी, होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस। इसमें लिखें यह हाथ से औजार बनाने वाला पहला मानव था। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए नोट करिए, यह हाथ से औजार बनाने वाला पहला मानव था। ठीक है, यह हाथ से औजार बनाने वाला पहला मानव था। ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीपली क्वेश्चन, अगर आप जानते नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला मानव जो हाथ से औजार बनाया था वो कौन सा मानव था? होमो हैबिलिस था। ठीक है, होमो हैबिलिस। ठीक, चलिए मुख्य बातें मैं लिखवा दे रहा हूँ जिससे आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। अगला मानव है चौथा, होमो इरेक्टस। होमो
इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस। देखिए होमो इरेक्टस यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखने, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ था, तो नोट करें, यह पहला मानव है जो सीधा, जैसे आज हम सीधा होकर चलते हैं, ये पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ था, जो सीधा खड़ा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। होमो इरेक्टस पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ था, सीधा खड़ा होकर चलने का प्रयास किया था, तो इतना आपको ध्यान रखना है। पहला मानव जो सीधा खड़ा हुआ था वो कौन था? होमो इरेक्टस था, ठीक है। चलिए अब अगला लिखेंगे। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि ये होमो इरेक्टस किन किन स्थानों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये होमो इरेक्टस जो मानव है ये नरभक्षी थे, ये मांस खाते थे, ठीक है, मानव को ही खा जाते थे। तो दो क्षेत्रों में पाए जाते थे, चलिए थोड़ा सा इसे भी नोट करें, ध्यान रखना है। पहला मानव जो सीधा खड़ा हुआ होमो इरेक्टस है, ठीक है। होमो इरेक्टस दो क्षेत्रों में पाया जाता था, चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। होमो इरेक्टस दो क्षेत्रों में पाया जाता था, एक इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में, और दूसरी जो, अच्छा इसकी दो प्रजातियां भी थी होमो इरेक्टस की, एक को जावा मानव कहा जाता है, दूसरे को पेकिंग मानव। तो एक जो इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाया जाता था, इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाया जाता था, इसे बोला जाता है जावा मानव। क्या बोला जाता है? जावा मानव, ठीक है। चलिए, और दूसरा जो चीन के क्षेत्र में पाया जाता था, इसे बोला जाता है पेकिंग मानव। क्या बोला जाता है? पेकिंग मानव, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, दोनों ही नरभक्षी हैं, दोनों मानव नरभक्षी हैं, ठीक है। क्या? जावा मानव और पेकिंग मानव दोनों ही जो मानव हैं वो कैसे हैं? नरभक्षी हैं। तो एक पॉइंट इसको भी आप नोट कर लें, यहीं पे नोट करें, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। दोनों मानव, ध्यान रखेंगे, कौन दोनों मानव? एक जावा मानव, दूसरा पेकिंग मानव, जो कि होमो इरेक्टस की प्रजाति है। तो दोनों मानव नरभक्षी का मतलब समझ रहे हैं? जो मानव को ही खा जाते हैं, इंसानों को ही खा जाते हैं, उसे बोलते हैं नरभक्षी। तो ये जो थे नरभक्षी मानव थे, ये पहले मानव हैं जो नरभक्षी हैं, ठीक है। और जितने भी मानव की प्रजाति थी वो नरभक्षी नहीं थे। तो यही होमो इरेक्टस की जो दो प्रजातियां हैं, यानी एक पेकिंग मानव, दूसरा जावा मानव, और दोनों ही कैसे हैं? नरभक्षी, जो मनुष्य को खा जाते हैं तो नरभक्षी बोलते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एक खोज हुई थी 1982 में, अरुण कुमार सोनकिया, उन्होंने होमो इरेक्टस प्रजाति की एक युवती या लड़की का कपाल खंड का मतलब ये है कि उसकी खोपड़ी मिली थी उसे,
नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो इसको भी मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लें एक नोट के माध्यम से कि भारत में भी इसकी एक प्रजाति मिली थी, जिसके खोजकर्ता कौन है? अरुण कुमार सोनकिया हैं, इतिहासकार हैं। तो इन्होंने खोज किया था, तो पॉइंट में लिख लें, भारत में होमो इरेक्टस प्रजाति की 30 वर्षीय, कैसी? 30 वर्षीय युवती, 30 वर्षीय युवती, 30 वर्षीय युवती का कपाल खंड का मतलब मुंडी, खोपड़ी उसकी। कपाल खंड 1982, कब? 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में अरुण कुमार सोनकिया, नाम ध्यान रखना है किसने खोजा था? अरुण कुमार सोनकिया। अरुण कुमार सोनकिया को नर्मदा घाटी में मिला था। ठीक है, ध्यान रखें, होमो इरेक्टस प्रजाति की एक 30 वर्षीय युवती का जो कपाल खंड मिला था 1982 में नर्मदा घाटी में, किसने खोज किया था? अरुण कुमार सोनकिया ने। यानी अरुण कुमार सोनकिया को प्राप्त हुआ था एक 30 वर्षीय युवती का कपाल खंड। ठीक है, चलिए अब अगला जो मानव है नियंडरथल, चलिए उसको भी नोट करते हैं। चलिए अगला जो मानव है, आइए उसको भी देखते हैं। 5वें क्रम का जो मानव है नियंडरथल, तो नोट करें इसको, नियंडरथल। ठीक है, चूंकि यह जर्मनी के नियंडर घाटी से मिला था इसलिए इसका नाम रखा गया है नियंडरथल। ठीक है, और मनुष्यों को दफनाने की जो परंपरा थी इसी प्रजाति ने शुरू किया था। ठीक है, और इस प्रजाति में श्रम विभाजन का सिद्धांत भी लागू था। श्रम विभाजन का सिद्धांत ये है कि कौन से काम पुरुष करेंगे, कौन से स्त्री करेगी, इस तरीके का विभाजन भी पाया जाता है, रिसर्च में ऐसा सामने आया है। यानी श्रम विभाजन का सिद्धांत या श्रम विभाजन का जो नियम था यहीं से मिला है, नियंडरथल से, इस मानव प्रजाति में प्रचलित था। और जो मनुष्यों को दफनाने की परंपरा थी इसी प्रजाति ने शुरू की थी। ठीक है, मिला कहाँ था? जर्मनी के नियंडर घाटी से मिला था। चलिए पॉइंट से लिखते हैं इसको, चलिए पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पहले तो कहाँ से मिला ये? जर्मनी के नियंडर घाटी से। कहाँ से? नियंडर घाटी से मिला, घाटी से मिला। ठीक है, कहाँ से मिला है? जर्मनी के नियंडर घाटी से मिला है। चलिए दूसरा लिखें। अभी हमने बताया कि ये जो मानव है
इस मानव प्रजाति में मनुष्यों को दफनाने की परंपरा लागू थी। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं मनुष्यों को दफनाने की परंपरा इसी मानव ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं इसको। यानी मनुष्यों को दफनाने की जो परंपरा है उसको शुरू करने वाली कौन सी मानव प्रजाति थी, तो वो निएंडरथल थी। तो लिखिए, मनुष्य को दफनाने की परंपरा इसी मानव ने शुरू किया था। यानी मनुष्यों को दफनाने की जो परंपरा है, आज भी देखेंगे मुस्लिम समाज में लोग दफनाते हैं। तो मुस्लिम मनुष्यों को दफनाने की परंपरा अगर पहली बार किसी ने शुरू किया था तो निएंडरथल ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे कि इनमें श्रम विभाजन किया था। इन्होंने श्रम विभाजन किया हुआ था कि कौन सा काम कौन करेगा। तो एक पॉइंट और नोट कर लें कि इन्होंने श्रम विभाजन किया हुआ था कि कौन सा काम कौन करेगा। तो श्रम का विभाजन किया था इन्होंने, तो इसे भी आप नोट कर लें। इन्होंने श्रम विभाजन श्रम विभाजन किया था। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान दें, सबसे पहले जिस मानव को आत्मा की अमरता का ज्ञान हुआ वह यही मानव था। ठीक है, निएंडरथल। कौन सा मानव था? निएंडरथल। ऐसा माना जाता है कि जो पहली मानव प्रजाति है जिसे आत्मा का सबसे पहले ज्ञान हुआ, आत्मा की अमरता का ज्ञान हुआ कि आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, नए शरीर को धारण करती है, पुराने शरीर को छोड़ देती है। तो आत्मा की अमरता का ज्ञान सबसे पहले जिस मानव को हुआ वो था निएंडरथल। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लें। चलिए नोट कर लीजिए, यहीं पे एक पॉइंट बना लीजिए कि आत्मा की अमरता का ज्ञान सबसे पहले, आत्मा की अमरता का ज्ञान सबसे पहले इसी को हुआ था। ठीक है, निएंडरथल ऐसे याद करिए। देखिए याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। थल जमीन, यानी जमीन में दफनाने की परंपरा किसने की? निएंडरथल ने। आत्मा की अमरता का ज्ञान किसे था? निएंडरथल। ठीक है, और श्रम विभाजन का सिद्धांत या जो नियम बनाया था या इसका साक्ष्य सबसे पहली बार कहाँ मिलता है? तो निएंडरथल के लोगों ने ही ये बनाया था। ठीक है, चलिए अगला जो मानव है वो है क्रो मैग्नान। तो चलिए इसे भी नोट कर लें। अगला जो मानव है, सेक्शन नंबर क्रो मैग्नान। ठीक है, क्रो मैग्नान। देखिए अगर ये पूछा जाए प्रथम आधुनिक मानव कौन था तो क्रो मैग्नान था।
ठीक है। आदि पूर्वज पूछेगा तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। प्रथम आधुनिक मानव पूछता है तो क्रो-मैग्नन है। ठीक है। और पहला मानव पूछता है तो रामाफिथेकस है। ये 3-4 डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। यह प्रथम आधुनिक मानव था। ठीक है, तो नोट कर लें, यह यहां से नोट करते हैं, यह प्रथम आधुनिक मानव था। प्रथम आधुनिक मानव था। ठीक है। आदि पूर्वज पूछे तो कौन होगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रथम आधुनिक मानव पूछेगा तो क्रो-मैग्नन। और पहला मानव पूछे तो रामाफिथेकस। ठीक है। चलिए, अब यह कैसा मानव था? प्रज्ञ मानव था। प्रज्ञ मतलब बुद्धिमान मानव था। ठीक है, तो यहां लिख ले, यह प्रज्ञ मानव था। ठीक है। और एक और खास बात थी कि पहला मानव था जिसने चित्रकारी की शुरुआत किया था। ठीक है, यानी चित्रकारी की शुरुआत करने वाला जो मानव था वो क्रो-मैग्नन था। तो इसे भी नोट कर लें, यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं इधर। ठीक है, लिखिए, यह पहला मानव है जिसने चित्रकारी की शुरुआत कर दिया था। यानी चित्रकारी की शुरुआत करने वाला पहला मानव जो है क्रो-मैग्नन है। तो चलिए इसको भी नोट करिए, यह पहला मानव है जिसने चित्रकारी की चित्रकारी की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये था मानव के बारे में। और मानव के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? दक्षिण अफ्रीका से। पहला जो मानव था वो रामाफिथेकस था। मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। प्रथम आधुनिक मानव कौन माना जाता है? क्रो-मैग्नन माना जाता है। और पहला मानव जिसने औजार बनाया था तो होमो हैबिलिस था। पहला मानव जो खड़ा हुआ, सीधे खड़ा हुआ था, होमो इरेक्टस था। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इतिहास के विभाजन को समझते हैं। ठीक है, अब तक जितना हमने पढ़ाया, अगर किसी को भी ना समझ में आए हो तो कमेंट के माध्यम से वो हमें बता सकता है। जब कल मैं अगला क्लास लूँगा फिर से एक बार रिवीजन करा के तभी आगे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ा करके फिर मैं क्लास को समाप्त करूँगा और फिर उसके आगे कल पढ़ाऊँगा। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलिए, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने इतिहास के बारे में पढ़ा, इतिहास शब्द का अर्थ पढ़ा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, भारत का प्रथम इतिहासकार कौन था। चलिए तो आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आपको समझ में भी आना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके चलूँ। जो भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से बताएं।
और कैसी लगी वीडियो यह भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।